आगे। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज सभी की निगाहें उस खास समय पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आखिर कहेंगे क्या। पहले जब 19 मार्च को संबोधित किया उन्होंने, तब भी सभी की निगाहें यही टिकी हुई थी कि आज रात 8 बजे क्या करेंगे। काफी भीड़ देखी जा रही थी, सब्जी मंडी में भीड़ देख सकते थे, ग्रोसरी की दुकानों पे भीड़ देख सकते थे। तो आज भी कुछ इसी तरह का है आज, लेकिन उतनी उत्सुकता नहीं है। आज तो सिर्फ यह है कि अगला प्लान, लॉकडाउन में नेक्स्ट प्लान क्या होगा। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ करिए कि लॉकडाउन भी चलता रहे, लेकिन पटरी पे जिंदगी को लाना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मोदी साहब के संबोधन से ठीक पहले संभावनाएं क्या हो सकती हैं, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और एक जर्नलिस्ट से पॉलिटिशियन की भूमिका में देवेंद्र शास्त्री साहब, आम आदमी पार्टी नेता, हमारे साथ में हैं, और चंद्रभान सिंह आक्या, भाजपा विधायक, हमारे साथ में है, और सुरेश मोदी जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास जाना चाहूंगा। इस में अगर हम बात करें तो 9 मार्च, उसके बाद 24 मार्च, 3 अप्रैल, अलग अलग समय पे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और लॉकडाउन को इसी तरह से बढ़ाते रहे। बीच बीच में उत्साहवर्धन के लिए, लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, चाहे वो ताली बजाने की बात हो या फिर कैंडल जलाने की बात हो, यह भी कुछ बीच में चलता रहा। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कराया गया। लेकिन अब जो प्लान होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो ऑलरेडी चल रहा है, अब क्या प्लान क्या हो सकता है मोदी साहब का? जी श्याम जी। देखिए योगेंद्र जी, ये तो बात सही है कि कल मुख्यमंत्रियों से पीएम ने बात की है। उसके बाद उन्होंने निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज वो जो आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ वो देना चाहते हैं लघु उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, और किस प्रकार से हम आने वाले टाइम में जो आपके अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस प्रकार से अब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पटरी पर लाएं। और आज से ट्रेन शुरू हो गई है, और ट्रेन मैं मान के चलता हूँ शुरुआत में तो हम उन ट्रेनों को शुरू कर पाए जो कि लग्जरी टाइप है, और उसमें सोशल मजदूरों को ले जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये सारे देश में कोरोना की लड़ाई अंदर पूरा देश के वासी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी आज मैं मान के चलता हूँ कुछ हो सकता हो कि वो आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कोई न कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने देशवासियों को कहा था कि आपके माध्यम से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसमें सभी का सहयोग है। और उन्होंने जैसे विवेकानंद का उदाहरण देते हुए और महात्मा गौतम बुद्ध का कहा था कि वो समर्पण के भाव से जो कुछ किया और जो कुछ कर पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति जिस तरह से कमजोर इस देश की हुई है, उसको हम पुनः पटरी पे कैसे लाएं। अब देखिएगा, जब 1956 में जब देश आजाद हुआ था और नेहरू जी ने प्रारंभिक तौर पर देश को आगे ले जाने के अंदर जिस प्रकार से औद्योगिकरण किया था और एक बाई उपक्रम शुरू किए थे, आज हम उसी स्थिति में वापस खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से कमजोर हुई है, तो हमको इस देश की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए संकट है, दुनिया के सामने संकट है। मैं लौटूंगा श्याम जी आपके पास में। मैं एक बार देवेंद्र शास्त्री जी के पास में जाना चाहूंगा। आपने बात इकोनॉमी की है। शास्त्री साहब, मैं आपको आम आदमी पार्टी नेता के नाते नहीं, आपने काफी समीक्षाएं की हैं, आपने इकोनॉमिक समीक्षाएं आपने काफी की हैं। ये वर्तमान जो लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना का जो टाइम है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं? सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिशा बदलने की आवश्यकता है शास्त्री साहब? देखिए आर्थिक नजरिए से अगर हम देश की स्थिति को देखें तो ये कोरोना का संकट शुरू होने से पहले भी हमारे देश की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जीडीपी जो है वो गिर करके 4 से नीचे जाने की बात कोरोना से पहले ही हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं संकट में थी पहले ही, और जीडीपी गिर रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, उसके बाद आ गया कोरोना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस हालात में आज के दिन देश है, उससे उबारना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक सजेशन आया है कि पूरे देश को एकजुट होकर के इसमें लगना पड़ेगा।
मैं नहीं समझता कि इसमें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इतनी कैपेसिटी है और इतनी क्षमता है और उनके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं कि गिरी हुई हालत में वो कोई बहुत कारगर काम कर सकते हैं। ये एक राष्ट्रीय संकट हो गया है, तो राष्ट्रीय तरीके से ही इसको सुलझाने की आवश्यकता है। इसमें सभी क्षेत्र के लोगों की मदद लेने की आवश्यकता है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो दूसरे कोई हो। तो शास्त्री साहब, प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी लीडर्स से भी चर्चा की है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इसी प्लान को लेकर के चर्चा की है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। आई थिंक वह, मुझे लगता है कि उसी रूट लाइन को समझा जा सकता है। नहीं, वो देखिए, ये दिखावा जो करना है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये सिलसिला रोक देना चाहिए। इस तरह से देश चलते नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ बात होती है, उसके अंदर बीजेपी वालों से ज्यादा बात होती है और उसे बात ही नहीं करते, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इस तरह से कोई राष्ट्रीय कंसल्टेशन होती है? देखिए, ये संकट बहुत बड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है उसको ये समझने की आवश्यकता है कि इस वक्त कोई भी विपक्ष नहीं है, इस वक्त कोई भी पक्ष नहीं है। एक राष्ट्रीय संकट है, इसमें जो भी एक्सपर्ट काम में आ सकता है उसको लेना चाहिए और इस संकट से बाहर आना चाहिए। उसके बाद किसी तरह की कोई राजनीति में जाना चाहिए। ये जो अभी बातचीत जो चल रही है, जो हुई है, वो इतनी संतोषप्रद नहीं दिखाई दे रही है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं घनश्याम सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, चंद्रभान सिंह जी के पास में। आकिया साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। आपके यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है और खासकर माइनिंग का जो काम है, मुझे लगता है कि कोटा चित्तौड़गढ़ उदयपुर बेल्ट जो है वह सबसे ज्यादा राजस्थान में एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में है। कई जगह के आपके यहाँ पे मजदूर आते हैं, मजदूरों की समस्या आपसे छिपी नहीं है, आप भी एक धरातल से उठे हुए हैं उसी लाइन से। अभी जैसे शास्त्री साहब कह रहे थे कि सभी पार्टियों को, सभी लोगों को मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना होगा, क्योंकि देखिए ये किसी की देन नहीं है। एक वैश्विक महामारी आई है और दुनिया में से निकल करके हमारे पास में आए हैं। कई मुल्क इसमें अपनी ये कह सकते हैं कि काफी लोगों की आहुति भी जा चुकी है इसमें, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी जो आरोप कहें या फिर एक आईना दिखा रहे थे कि दिखावा कम और इससे लड़ने की इच्छा शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। जी, तो मोदी साहब आज ऐसा कुछ विजन सामने रखेंगे देश के? आकिया साहब, कोरोना की लड़ाई पूरे विश्व में लड़ी जा रही है, उसी प्रकार इंडिया में भी लड़ रहे हैं। और मैं सोच सकता हूँ मोदी जी ने जहां जहां भी जो भी डिसीजन लिए, अच्छे डिसीजन लिए हैं, इससे राजनीति से उठकर उन्होंने जो भी डिसीजन लिए राजनीति से उठकर लिए हैं। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई आप पार्टी या किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं किया। उन्होंने देश के बारे में सोचकर जो भी डिसीजन लिए, मोदी जी ने अच्छे डिसीजन लिए हैं। और ये कोरोना की लड़ाई पूरे विश्व में लड़ी जा रही है, अपने देश में भी लड़ी जा रही है, राजस्थान में भी सब मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर इससे लड़ रही है। मैं सोच सकता हूँ ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और ये कोरोना की लड़ाई अपन सब एक होके, जब तक एक होके अपन लड़ रहे हैं, उसे अच्छा डिसीजन मोदी जी ने लिया है। और मैं सोच सकता हूँ इंडस्ट्रीज यहाँ चली है, या सीमेंट फैक्ट्रियों का चित्तौड़गढ़ और राजस्थान में करीब हमारा पूरा हब है। हम हिंदुस्तान जिंक है, यहाँ 4-5-7 जेके, आदित्य बिरला, वंडर या लाफार्ज आदि फैक्ट्री हैं। और फैक्ट्रियां चली भी है पिछले 14-15 दिन से, और अच्छे मजदूर भी वापस काम पे लगे हैं। और इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मैं सोच सकता हूँ, जहां इन्होंने 3 रूप में सोचा है कि ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट और रेड वाला। तो रेड, जहां भी कर्फ्यू क्षेत्र है या जहां कोरोना की मारामारी है, वहां इसको देखने की जरूरत है। जहां अगर ग्रीन है या ऑरेंज है तो वहां इंडस्ट्री भी चालू होना चाहिए और दुकानें भी वापस चालू होनी चाहिए। और इसको जो ये लड़ाई है तो कोरोना के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। एक बात जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सीधे पब्लिक से गैप रहता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको जनता की समस्याओं का आभास नहीं है, निश्चित रूप से होगा, वो देश को रन कर रहे हैं, स्टेट को चला रहे हैं। लेकिन आप पार्टी को भूल जाइए, धरातली कुछ ऐसे समस्याओं का बता सकते हैं कि जब मोदी जी 8 बजे आज संबोधित करेंगे तो उस पीड़ा को भी समझने की कोशिश करें, उन चीजों का भी जरूर ख्याल रखें, निर्देश दें या उसके बारे में जिक्र करें। ऐसे कुछ चीजों को आप महसूस करते हैं कि हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए? मोदी जी वास्तव में जो डिसीजन लिए वो अच्छे डिसीजन है। उसके अलावा भी वास्तव में अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की जरूरत है। और अर्थव्यवस्था वास्तव में अभी जो बिगड़ी है, और वास्तव में हालत वास्तव में नीचे जो गांवों में इतनी खराब नहीं, जब शहरों में हालत खराब हुई है, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके भी हालत खराब हुई है।
और निचले स्तर के भी लोग खराब हुए। मैं तो सोचता हूँ इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे राय लेके मशवरा करके इसके बारे में कुछ पैकेज के बारे में घोषणा करें, या ऐसे कोई मजदूरों के बारे में सोचें, या किसान वर्ग के बारे में अपन क्या सोच सकते हैं उसके बारे में सोचकर इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। और उन मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री से अच्छी बात करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा बात करी, कांग्रेस से कम करी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सब मुख्यमंत्री से बात करी, अच्छी राय ली है। उनकी राय के अनुसार जो भी लॉकडाउन मैं सोच सकता हूँ ज्यादातर राज्यों के ऊपर छोड़ेंगे, और इसका अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तव में ऐसे अच्छा कोई पैकेज की इसके बारे में घोषणा करेंगे। साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार मैं जाना चाहूंगा मोदी साहब के पास में। मोदी साहब, राजस्थान में पॉलिटिशियंस के आपस में थोड़ी सी कड़वाहट मुझे नजर आ रही थी कि जैसे कटारिया साहब कह रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप को बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम आपस में मिलकर के बात करेंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये किसी की बीमारी, किसी की देन भी नहीं है, और अकेला इससे कोई लड़ भी नहीं सकता। हर व्यक्ति तैयार है इस जंग में कूदने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, लेकिन लीडरशिप और क्वालिटी का वक्त भी यही है कि आपको ये दिखाना होगा कि सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं। खैर, 8 बजे को लेकर के कुछ उम्मीदें हैं कि मोदी साहब इस दिशा में बात कर सकते हैं, या आपका अपना कोई ऐसा सोच हो कि हाँ बिल्कुल ये उम्मीद और ये है कि आज मोदी जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए? हम लोग बात उसी एजेंडे को लेकर के, जनता क्या चाहती है, मोदी साहब से क्या सुनना चाहती है? देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जैसा शास्त्री जी ने कहा, कि बहुत खराब हो चुकी थी कोरोना से पहले भी, और जिसकी शुरुआत हम कहें नोटबंदी से हुई, फिर जीएसटी से हुई, फिर कई सारे कारण हुए उसके, जिसकी वजह से जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की थी वो खराबी के रास्ते पे चली। और अब कोरोना आ गया, तो इस कोरोना में भी जो कार्रवाई मोदी जी से या एक देश के, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री से जिसकी उम्मीद की जाती है, वो कुछ नहीं हुआ। जैसा शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो सलाह तो सुनते तो सबकी है, कि मन की बात भी कर रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात पे अमल नहीं कर रहे। ऐसा क्यों लग रहा है? वो अमल नहीं करेंगे। नहीं, मोदी साहब, ऐसा क्यों लग रहा है? आज इसलिए लग रहा है कि राजस्थान, जिसने उनको 25 सांसद दिए हैं, उस राजस्थान के लिए उन्होंने 1 रुपए का पैकेज आज तक कोरोना के नाम पे नहीं दिया। आप बताइए कि कोरोना जी पे काम करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। आज 20 विधायकों की और मुख्यमंत्री जी की, उसमें बीजेपी के जितने विधायक थे उनका एकमात्र टारगेट था कि साहब जयपुर में खाद्य सामग्री बांटने में भेदभाव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मुस्लिमों को ज्यादा राहत दे रही है राजस्थान सरकार। यानी कुल राजनीति की बातें थी उसमें। तो जो भेदभाव असली किया क्यों मकसद गया? था, मोदी जी कोई भेदभाव भेदभाव क्यों किया? किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। आंकड़े दिए हैं जो जयपुर जिले के हमारे इंचार्ज मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने आंकड़े दिए हैं। 1-2 बातें जो उन्होंने कही, उनका जवाब उन्होंने अपनी उसमें दिया है कि सांगानेर के जैसे विधायक लाहौटी जी ने कहा कि साहब मेरे यहाँ कुल 1100 किट बटे हैं। उन्होंने शांति धारीवाल जी ने फिगर बताई है। तो मोदी साहब मैं माफी चाहूंगा, उस मीटिंग पे नहीं, मेरा एजेंडा यह है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे, आप सुनना क्या पसंद करते हैं, जनता क्या चाहती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जनता ये चाहती है कि उसको सुविधाएं दी जाएं। राजस्थान की जनता ये चाहती है कि जैसे गेहूं केंद्र सरकार ने 5 किलो देने का ऐलान किया सभी जो लाभार्थी हैं उनको, लेकिन उन्होंने दिया 2011 की जनसंख्या से। 2011 तो 2020 चल रहा है। 1.5% हर महीने हमारी आबादी, 1.5% के हिसाब से 15% का फर्क पड़ गया। तो 15% लोग तो वैसे ही उससे महरूम रह गए, वो गेहूं जो उन्होंने दिया जिससे। राज्य सरकार बार बार उनसे अनुरोध कर रही है कि इनको पूरा गेहूं दिया जाए, आज की जनसंख्या के हिसाब से दिया जाए। आप गेहूं 2020 में बांट रहे हो या 2011 में बांट रहे हो? तो 2020 में बांट रहे हो तो 2020 के हिसाब से दिया जाए। केंद्र सरकार को उसके संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, राज्य सरकार के पास संसाधन कम है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, इसलिए वित्तीय स्थिति
सरकार की गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में ये उम्मीद ये जो बात हो रही है वो 8 बजे वाले पे बात हो रही है, बस दूसरी पॉलिटिकल बातें पे हो रही है। नहीं, 8 बजे वाले पे ही हो रही है कि राजस्थान की जनता ये है केंद्र ने वो नहीं दिया या राज्य ने ये नहीं दिया, जो क्या मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ। देखिए राजस्थान योगेंद्र मुझे गलों से 8 बजे मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता, मुझे वो बताइए। इसको पढ़ने की जरूरत है, देखने की कहना चाह रहा हूँ कि ताली बजवाने से कोरोना नहीं भागेगा, जनता को कोई मदद नहीं मिलेगी, जनता को मदद मिलेगी 25 साल लॉकडाउन का क्या अच्छे ढंग से पालन। अभी कोई आप कोरोना जैसी लड़ाई में हम कांग्रेस बीजेपी एक लड़ रहे हैं और आप ऐसी बातें करो, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। आप आंकड़े देखो ना, क्या दिया नहीं दिया, मैं आपको मेल करूंगा। देखिए इस बहस में जाने से फायदा नहीं है कि पीछे क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि पीछे जो किया वो तो उसका परिणाम हमारे सामने है। हम कोरोना की लड़ाई हारने जा रहे हैं, इसमें कोई शक है किसी को तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हमारे हाथ से लड़ाई हारेंगे। शास्त्री साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़ाई हारेंगे? उसका कारण है कि जिस ढंग से स्टेट्स में और कोरोना का फैलाव होता जा रहा है और अनकंट्रोल्ड हो रहा है, उसके बियॉन्ड अब कुछ बाकी बचा नहीं है। और अब जब हमको एकदम स्ट्रिक्टली बंद रखना चाहिए था और हमारी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी, उस वक्त व्यवस्थाएं हमारे हाथ से निकल रही हैं। हम कामगारों को जिस वक्त घर भेजना था उस वक्त तो भेजा नहीं। आज हम कारीगरों के लिए गाड़ियां चला रहे हैं, आज हम भेज रहे हैं और साथ में कारखाने भी शुरू करना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल की व्यवस्था है कि हम गाड़ियां चला रहे हैं कामगारों के लिए। आप मजदूर आएंगे जाने के लिए, मजदूर आएंगे और एयर कंडीशन गाड़ी में मजदूर नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थाएं बहुत अस्त व्यस्त हो गई हैं। मोदी जी को रात को 8 बजे जब संदेश के लिए आएंगे तो पहला काम तो उनको यह करना चाहिए कि यस, कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, लेकिन अब आगे और गलतियां नहीं हो, इसके लिए सब लोग बैठ करके बातचीत करिए, सब लोग कंसल्ट करिए कि हमको क्या करना चाहिए। मोदी जी ये न समझें कि वो अवतार हैं और उन्होंने कह दिया उससे सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। ये सब गलत फहमियां हैं, ये निकाल देनी चाहिए। सरकार को पूरी प्लानिंग के साथ, व्यवस्था के साथ काम करना चाहिए। बेहतर होता कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो लॉकडाउन का फैसला करवाती, मोदी जी नहीं, वो तो हुआ नहीं। तो आगे पीछे का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, लेबर का क्या होगा, सब हाथ से छूट गया। अब वो चाहते ये हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए, एक्टिविटी शुरू हो जाए, लेकिन इसमें भी लोचा कर लिया है क्योंकि कारीगर अब घर जा रहे हैं और कारीगर अब वापस आने के लिए तैयार नहीं है, मजदूर अब वापस आने को तैयार नहीं है। तो ये हैपेजर्ड वे में सारी चीजें आ रही हैं सामने और इसको सलटाने का तरीका यह है कि वो अपनी गलतियां माने और उसके बाद देश को कहें कि आप सब लोग बैठिए, विपक्ष भी बैठे, सब लोग बैठे और उसमें आगे बढ़े। वापस लौटूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। शास्त्री साहब कह रहे हैं कि गलतियों को लेकर के माफी मांगनी चाहिए और उन्हें एहसास करना चाहिए। यहां ये बताइए कि बीजेपी ये दावा कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि इससे बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो सकता था। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें तो इससे बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो सकता था और जो भी विरोधी दल है वह उसमें मीन मेक निकाल रहा है। मुझे बताइए कि ये वक्त कैसा है, क्योंकि यहां अगर आज कोई किसी के लिए, जैसे गुलाब चंद जी कटारिया ने मुख्यमंत्री की बैठक में कह ही दिया कि आप सिर्फ यही करते रहेंगे कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, तो इससे आप सोच रहे हैं कि सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो किस बिहाफ पे हमने जितना पैसा दिया उसको आप बताइए कितना पैसा दिया है केंद्र ने। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो ये बताइए कि कोरोना के बीच पॉजिटिव सोच क्या हो सकती है, इस जंग को कैसे जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसी बीच सियासी पारा चढ़ सकता है और मोदी साहब के भाषण पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि क्या स्थितियां रह पाती हैं। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि हम उस रूट से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाइवर्ट हो रहे हैं कि वास्तव में देश का मूड क्या है और उसे हम कैसे पहचान सकते हैं और सब मिलकर के लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। जैसे अभी शास्त्री साहब ने कहा कि हम फेल हो रहे हैं उस लड़ाई में, पिछड़ रहे हैं हम। आपको कैसा लग रहा है ये? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था
चरमराई है। निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार की हम करना चाहते थे वो एकदम से नहीं कर पाए। जो देखिए प्रधानमंत्री, देखिए आज हम चीन में जो बड़ी कंपनियां हैं विभिन्न देशों की है, वो अब आना चाहती हैं, तो हम आने वाले समय में भारत उनको किस तरह से एस्टेब्लिश करे। तो मैं कल गडकरी जी की बात सुन रहा था रात को, वो बोल रहे थे कि भारत ने ऐसा प्लान बनाया है कि जो आपका कॉरिडोर बन रहा है रेलवे वाला, वहां पर हमको बहुत अधिक जमीन हमारे पास स्पेयर में पड़ी हुई है, और हम उन कंपनियों को बहुत सारी सुविधाएं दे करके, क्योंकि कंपनी जब ही आएगी जब आप उनको उनके अनुरूप अगर नहीं देंगे। शास्त्री जी सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी की तो प्रशंसा की है बहुत सारे मामलों में। अब हम चाहे भले ही कह दें कि हमने कुछ नहीं किया, सारी स्थिति नहीं होगी। देखिए बहुत सारे देशों की स्थिति अगर देख लेंगे आप, विकसित देश क्या कर पाए, उनके पास तो बहुत सारे साधन है। हम लॉकडाउन करने के अलावा, ये बात सही कि हम जो जिस तैयारी से हमको करना चाहिए था, हम तो उस स्थिति में थे ही नहीं कि हम जांच कर पाएंगे, किट ले पाएंगे, क्योंकि हम उस तैयारी से नहीं थे। ये बात सही है। जब आप किट नहीं थी आपके पास और जांच नहीं कर सकते थे, तो लॉकडाउन का ही कोई मतलब। देखिए लॉकडाउन, देखिए आज मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन नहीं करना था। नहीं चंद्रभान जी, ये बात नहीं, क्योंकि आज जो देखिएगा कि अमेरिका के पास तो पूरे साधन है, इटली के पास तो पूरे साधन है, उन्होंने क्या कर लिया? क्योंकि हमारा आज भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए। अगर विस्फोटक स्थिति भारत की हो जाएगी तो आप यकीन कीजिएगा कि आज जो आपके पास, आपके यहाँ डेथ रेट कम है वहां से, और ये मान के चलिए कि आज हम वो स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में होना चाहिए। लेकिन चिंता का विषय है, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ये आ गया बीमारी तो हम उसको काबू में करने की स्थिति में नहीं आएंगे। अब आप देखिएगा जो पलायन हुआ है, ये बात सही कि शुरुआत में अगर श्रमिकों को समय रहते हुए पलायन करने की व्यवस्था कर ली जाती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन ये पता नहीं था कि इस स्थिति बनेगी। ये तो सोच रहे थे कि किसी तरह से काबू पा लेंगे, काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको जो विदेशी कंपनियां जो चीन में स्पेयर होगी वो भारत में आ जाए, क्योंकि ताइवान वगैरह वो तैयारी कर रहा है, तो हमको उसके अनुरूप लैंड के नियम और जो आपके देखिए श्रम कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। यूपी ने किया है, आपके आप देखिए श्याम जी राज्यों ने किया है। अगर हम समय रहते हुए कुछ चीजें नहीं करेंगे तो इस देश की उन्नति को कैसे वापस से भरपाई कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी भी, मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे हमारे यहाँ। लौट रहा हूँ आपके पास श्याम जी, वापस लौट रहा हूँ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं आपके पास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो हर कोई अपनी उम्मीदों के जरिए या फिर कहें कि अपने कयास कि क्या कह सकते हैं। अब तो वो उम्मीदें भी नहीं है, ना इतनी को परेशान होने की आवश्यकता है। अब तो या तो लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या होगा उस पर चर्चा कर सकते हैं, आपको इस खतरे से बाहर निकालने के लिए सरकार का क्या प्लान है वह बता सकते हैं, या फिर आपको लॉकडाउन का सामना कब तक करना पड़ेगा और किस रूप में करना पड़ेगा यह बता सकते हैं। चलिए, मैं श्याम जी के पास में था, वापस एक बार देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, चलिए, जो भी है कमियों से ज्यादा हमें लगता है कि इस पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति यह देख करके डरा हुआ है कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरे पड़ोस से जो निकल करके गया है वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो। ये एक माहौल बदल गया है, हमें बहुत सारी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने जो चीजें हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा। कह सकता हूं कि जो सामाजिक ताना बाना है उसमें काफी बदलाव कहा जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चे अपने नानी के नहीं जा पाएंगे, कोई अपने दूसरे घर नहीं जा सकता। आज महिलाएं प्लान करती हैं कि मैं पियर जा सकती हूँ, अगर पियर में अटकी हुई तो ससुराल जा सकती है। थोड़ा सा मामला काफी छिन्न हो गया है। हमें उस प्लान पे चर्चा करनी चाहिए कि वास्तव में अब ये होना क्या चाहिए। जी देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पूरे सामाजिक व्यवहार में बदलाव होने वाला है। जब तक कोरोना है तब तक आप सामान्य ढंग से जीवन नहीं चला सकते हैं, ये तय है जी। और जो देश की अर्थव्यवस्था है और देश को के संचालन का मसला है, उसमें दो चीजों पे बात अटकी हुई है। एक तो यह कि कोरोना का कोई समाधान होगा तो कब तक होगा, और कब तक जीवन कैसे चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि अब इस सच्चाई को समझ चुके हैं, और वो अब ये बात कह भी रहे हैं कि भाई जो देश और जन समस्याएं हैं इस कोरोना काल की, उनका समाधान अब कैसे करना है इस पर विचार करना होगा, और इस पर जो है गहराई से सोचना होगा। सब लोगों को बैठ करके बातचीत करनी होगी, और उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे देश को संबोधित भी करेंगे। और बुरा नहीं है कि अब से भी रास्ता अगर सही मिल जाए देश को, तो देश को बचाया जा सकता है, वरना देश ऐसे संकट में है। देखिए, और देशों के साथ हमारी तरह जैसी समस्या नहीं है। हम इटली और अमेरिका और तमाम देशों की बात कर रहे हैं, वहां पर कोरोना का संक्रमण भले ही बहुत तीव्र होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति हमसे कई गुना बेहतर है उन लोगों की, और उनके आर्थिक स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। वो हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा अपनी पब्लिक को देने की स्थिति में है। आप सोचिए, आप अमेरिका से अपनी मुकाबला करने बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे कि वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। आप में और उनके बीच में 50 साल का अंतर है, आप 50 साल पीछे चल रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी, और उसके बाद आपको फैसला करना होगा। ये तय है कि कोरोना का संकट जो है उससे आपको इस तरह से मुक्ति नहीं मिल सकती। संक्रमण जो है ये दिनों दिन बढ़ेगा, और इससे अगर मुक्ति मिलनी है तो वो या तो कोई टीका आ जाए, या फिर कोई ऐसी रामबाण दवा आ जाए, वही आपको मुक्ति दिलाएगी। वरना आने वाला काल जो है, चाहे मोदी जी कोई भी प्लान बनाए, ये बड़ा संकटपूर्ण है। वापस आपके पास लौटूंगा। मैं सुरेश मोदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। मोदी साहब, पहले भी जो मेरा सवाल था, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते, हम उस दिशा पे बात करना चाहते हैं कि ये तो सब कुछ है। गांव में आग लग गई, कुछ झोपड़े बचे हुए, लेकिन अगर हम आग के उसमें तलाशते रहेंगे कि ये तलाश है कि हाँ आगे से आग नहीं लगनी चाहिए, अगर हम उस लीक को पीटते रहेंगे तो मुझे लगता है कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब तो हमारे पास में जो बचा है उसी से महल खड़ा करना है आपको। अब ये जंग जीतनी है तो आपको पॉजिटिव सोच के साथ में आपको खड़ा होना होगा। अगर हम इसमें चले जाएंगे कि केंद्र ने नहीं दिया, राज्य ने केवल दिया, राज्य ने नहीं दिया, केंद्र ने सब कुछ दिया, अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो मुझे लगता है किसी को सोल्यूशन होने वाला नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो जवाब भी मांगेगी आपसे कि आपको सिर्फ चुन करके इसी वजह से भेजा था, सरकार आपकी इसी वजह से बनाई थी कि आप अगर कहीं संकट की घड़ी होगी तो आप हमारा बचाव कर सकेंगे। तो इसकी प्लानिंग पे बात करिए मोदी साहब से।
अगर कोई सुझाव है तो उस प्लान को बताइए आप, या फिर हम उम्मीद कर सके कि हाँ बिल्कुल समस्या मूल ये है आज गाँव में कि ये चीजें होनी चाहिए। जी योगेंद्र जी, देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो है उसका हल निकलना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी मुद्दों को घुमाने में बहुत एक्सपर्ट है। आज बात कर रहे हैं कि चाइना से इंडस्ट्री ला रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री है उसको कैसे वापस पटरी पे लाया जाए। आज उस बात को घुमा के आप चाइना की इंडस्ट्री को लाने की बात कर रहे हो। बात ये करो कि कैसे उसको जिंदा किया जाए, क्या पैकेज उसको दिया जाए जिससे कि वो जो यहाँ के इंडस्ट्री है वो वापस अपनी रफ्तार पकड़े और वो वापस खड़ी हो सके। आप ब्याज में कोई राहत दीजिए, उसको लोन में कोई राहत दीजिए, उसमें से कोई राहत दीजिए, इस तरह की बात कहिए। आप कोई इंसेंटिव उनको दीजिए, कोई इनकम टैक्स की छूट आप उनको दीजिए, कोई एक्साइज की रिबेट आप उनको दीजिए, कोई और इंसेंटिव आप उनको दीजिए जिससे कि इंडस्ट्री वापस पटरी पे खड़ी अपने आ सके। आप उसकी तो बात करते नहीं है। और प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी बात करते हैं कि चाइना से हम इंडस्ट्री ला रहे हैं, हमारे पास लैंड इतनी है। आपके पास तो जनसंख्या भी बहुत प्लान से तो अवगत करा रहे हैं आपको। और सरकार अपने प्लान से अवगत करा रही है मोदी साहब, सरकार अपने प्लान से अवगत करा रही है ताकि नींद के थाने में बैठे हुए मोदी जी भी समझ सके दिल्ली में बैठा मोदी क्या कर रहा है। नहीं, मोदी जी ठीक कह रहे हैं, देश की इंडस्ट्री की और हालत खराब है। जनता को जी केरी लाल के सपने दिखा रहे हैं जनता को। बात करो आपके जो मजदूर बेचारे भूखे प्यासे दूसरी स्टेट में बैठे हैं, उनको लाने का क्या इंतजाम। भूखे प्यासे मजदूरों के बारे में राजस्थान में क्या सोचा है? एक बार सुरेश मोदी जी, आप सरकार में भी हैं, आप वहाँ के विधायक भी हैं, सीनियर विधायक भी हैं, यहाँ मजदूरों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या सोचा और क्या क्या वो हल्का सा आप बता दें। मजदूरों के बारे में आपने क्या सोचा, क्या प्लान बनाया? अपने राजस्थान के मजदूर जो प्रवासी राजस्थान के मजदूर थे वो बाहर से राजस्थान में आए हैं क्या? उनको बाहर भेजा है क्या? आपने क्या किया? अपनी सरकार ने क्या किया? क्या आरोप प्रत्यारोपण लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोपण नहीं लगाए। आप ये सोचते राजस्थान सरकार क्या है? प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ करते हैं, नहीं की है तो प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूँ। मोदी जी ने डिसीजन लिए, क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने अच्छे डिसीजन लिए। उसके अलावा ये कोरोना की लंबी लड़ाई चलने के लिए, लंबी लड़ाई के लिए हाँ, जब तक इसकी है। आक्या साहब एक मेरा सवाल है, चलिए मोदी साहब मैं रोक रहा हूं, आक्या साहब से एक मेरा सवाल है। आक्या साहब देखिए, एज ए जर्नलिस्ट हम आपको याद दिला सकते हैं, कोई भी उस चर्चा को नहीं करना चाहता है कि पहले क्या हुआ, लेकिन जब बातें आती हैं तो सवाल भी उठ जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकारें चाहे कितना भी दम भरे, हमारी लॉकडाउन शुरू करने से पहले माइग्रेंट लेबर और जो पब्लिक इधर से उधर जो होने वाली थी उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आप ये बताइए कि सड़क पे जब जत्थे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालना हो रही थी? वहां कोई सैनिटाइज किया जा रहा था किसी को? जब ये सब कुछ होना था तो हर व्यक्ति, आम आदमी जो ठेला लगाने वाला है वह भी ये बात करता हुआ आपके नजर आता होगा, आपके बहुत अच्छे से आपने सुने होंगे कई बार, कि वास्तव में शुरू में जब अगर ये भीड़ को ऐसे ही निकालना था तो पहले ट्रेनें चला करके निकाल देना चाहिए था। उसके बाद चाहे 1.5 महीना 2 महीना बिल्कुल एकदम पैक कर देते देश को कि जो जहां पे है वहीं रहेगा, वहां से नहीं निकलेगा, तो मुझे लगता है कि शायद कोरोना कैच हो सकता था। ये सभी शास्त्री जी यही बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब भी यही बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के लोगों का भी, कई लोगों का सुझाव होगा। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक लिमिट है, आप लोगों की, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक है ये सिर्फ इस वजह से चर्चा करें। मेरा कोई ध्येय नहीं है, ना मानस है कि हम पुराने मुर्दों को उखाड़े, लेकिन जब चर्चा कर रहे हैं आप कि सरकारों में एक दूसरे में जब आप लोग उलझ रहे हैं तो प्लानिंग वहां से होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूं, आप पूछ रहे हैं उनसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? फिर मैं आपको आरोप प्रत्यारोपण वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, इसको वैक्सीन जब तक आ नहीं जाती है, जब तक इनको कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी हिंदुस्तान लगवा नहीं सकता। आप देखिए HIV की कितनी वैक्सीन लग गई लोगों की, आपकी एड्स की कितनी वैक्सीन लग गई। कहना बहुत इजी है, आ जाएगी वैक्सीन तो, लेकिन हमको उसके अनुसार, अपनी प्लानिंग के अनुसार हमको लड़ना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा कोरोना के साथ, क्योंकि उस पर डेथ रेट कम है।
राजस्थान में या भारत में डेथ रेट कम है, इसलिए हम उसके मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। 70 से 70% लोगों के जब तक कोरोना नहीं हो जाएगा, जब तक आप उसके अंदर आ नहीं पाएंगे साथ में। इसलिए इसकी चुनौती है देश के सामने पड़ेगा। अपन अमेरिका की बात करें या अपन इटली की बात करें तो वो बात तो अपने यहाँ से कंपेरिजन अपन नहीं कर सकते हैं, पर जिस लड़ाई में अपन उसको कोरोना की लड़ाई को लड़ना है, जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती है, इसके साथ मिलकर अपन कैसे वैक्सीन लगवा कैसे लोगे आप? 10,000 रुपए की एक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी तो लगा पाएंगे क्या? यहाँ कितने लोग लगा पाएंगे? 1 लाख 2 लाख लोग है तो 130 करोड़ लोग आपके। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि वैक्सीन से काम हो जाने वाला है, संभव नहीं है। श्याम जी, मैं आपके पास में लौटूंगा। आज्ञा जी, हाँ आज्ञा जी, अपनी बात पूरी करिए। से पहले अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जा सकता है, कैसे इंडस्ट्रीज को चालू कर सकते हैं, कैसे किसानों के बारे में, जो किसानों की फसलें वगैरह कैसे हो सकता है, मजदूरों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, इन सब का सोच कर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अभी अपना पर लगा, उन्होंने ये नहीं किया। मैं कह रहा हूँ छोटा बहुत ही कहीं बिगड़ा है ना, तो राज्य सरकारों ने बिगाड़ा है। मोदी जी की तरफ से कहीं कमी नहीं रही है। ये कैसे लग रहा है सर? राज्य सरकार कैसे बिगाड़ा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे 3 मई का नोटिफिकेशन कौन लाया? 3 मई का नहीं, 3 मई का नोटिफिकेशन कौन लाया? केंद्र ने किया नहीं दिया, क्या किया? चंद्रभान जी बताइए, चंद्रभान जी आप बताइए कि ये ढांचा क्यों बिगड़ा? आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों ने बिगाड़ा, चलिए राज्य सरकारों ने कैसे बिगाड़ा वो बताइए, मुझे कोई उदाहरण दीजिए। अपने राज्यों में जो मजदूर रुके हुए थे उनको व्यवस्थित अगर अपने लेवल पे पहुंचा देते, छोड़ सकते थे। मेरी बात सुनो, राज्य सरकार को दूसरे राज्य में सरकार नहीं दे सकती। सर वही तो बात कर रहे हैं कि ट्रेनें 4 दिन पहले बंद नहीं करनी चाहिए थी। चंद्रभान जी वही तो बात कर रहे हैं कि ट्रेनों को बंद नहीं करना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर वो रन करती रहती तो मुझे लगता चले जाते वो लोग। मैं आपको कहूँ, उस टाइम अगर ट्रेनें बंद नहीं करते तो आज अमेरिका और इटली की जो हालत वो इंडिया की होती। आज जो सर वो कौन सा डिस्टेंसिंग के साथ जा रहे थे? तब भी जत्थे के रूप में जा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग गए हैं। नहीं, जत्थे के रूप में गए वाला लापरवाही रही है। उन्होंने कहा कि इनको राज्य सरकार को व्यवस्थित जिस जगह पहुंचाना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है चंद्रभान जी, उस वक्त इतना स्प्रेडेड नहीं था। उस वक्त आप अगर लोगों को जाने देते तो इतनी बड़ी गंभीर स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन प्लानिंग कुछ थी नहीं दिमाग में। बिना प्लानिंग के यह अनाउंसमेंट हुआ था, एकाएक आकर के 8 बजे जो है अनाउंसमेंट किया गया, उसमें ये प्लानिंग वाला गड़बड़ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसको गलती को मान करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बचाव में ये राज्य सरकारों ने ये कर दिया, वो कर दिया। जो कुछ करना था राज्य सरकारों को करना था, केवल ऊपर से डायरेक्शन निर्देश देने थे। तो निर्देश के आधार पे अगर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है तो सब गड़बड़ स्टेट ने कर दिया। भाई ऐसा है, टेस्टिंग किट्स अगर सारे स्टेट्स को टाइम पर दे दिए जाते और लॉकडाउन के साथ साथ टेस्टिंग के साथ बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों में से हटा दिया जाता तो ये चेन टूट जाती। इसकी व्यवस्था ही नहीं थी, इसका पता ही नहीं था कि हमको टेस्टिंग किट चाहिए। टेस्टिंग किट के लिए ऑर्डर ही लेट किया गया तो चाइना को किया गया, जिसने नकली भेज दी, और उसके बाद सारा का सारा खेल हाथ से निकल गया। मैं तो ये शास्त्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गलती की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहली गलती हुई है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो बहुत पहले, कोरोना कहाँ से आया? विदेश से आया, अपने पास विदेश से आया, फ्लाइट से अपने यहाँ पैदा नहीं हुआ, अपने यहाँ पैदा नहीं हुआ। और विदेश से कैसे आया? इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए आया। अगर प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल फ्लाइट को पहले बंद कर देते तो ये कोरोना नाम की बीमारी हिंदुस्तान में नहीं आ। सबसे पहली गलती केंद्र सरकार के उस पे ये रही कि उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद नहीं किया, और उसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है। उस गलती को पूरा देश भुगत रहा है। सरकार पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा सकते हैं, उसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर आप भी उस जगह, अगर आप गलती की विवेचना नहीं करोगे तो गलती को सुधारोगे। फरवरी में आप फ्लाइट बंद की बात कर देते, फिर उसकी जनता कहती थी हमारे हम लोग बेरोजगार हो गए, हम मजदूर रोड पे ताली बजवा, आज भी आप ताली बजवा रहे हो। आज आप बात कर रहे हो कि चाइना से इंडस्ट्री आ रही है। अरे ताली बजाने में नुकसान क्या हुआ बताइए? ताली बजाने में नुकसान क्या हुआ? इंडस्ट्री चाइना से इंडस्ट्री में आएगी, दूसरी इंडस्ट्री देश में, और अपन सोच सके देश की
अर्थव्यवस्था पे असर आएगा। बात करो आपके आज इंडस्ट्री देश की गर्त में गई हुई है, उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, कैसे मजदूर जाना चाह रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है इसलिए मजदूर जाना चाह रहा है। आज आप उसके काम पे तो आप जाएगा ही नहीं। वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चालू हुए और विधिवत डिस्पैच होने चालू हो गया। हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ सीमेंट के बहुत बड़े हब है, इंडस्ट्री चालू कहने से नहीं होती। आज आप कह रहे हो कि साहब इंडस्ट्री चालू कर दो। मेरी मान लीजिए जूते की फैक्ट्री है और जूते की दुकान खुली भी नहीं है, तो जूता बिकेगा नहीं, इंडस्ट्री कैसे? मैं तो आपको ये बात अभी तो देखिए योगेंद्र जी, अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये आर्थिक हालत जो खराब हुई है और ये जो कोरोना का भय है, इसमें जो दिहाड़ी मजदूर है और असुरक्षित जो मजदूर है, उसकी जो अब आगे आने वाले समय में दुर्गति होनी है, आत्महत्याएं होनी है, मौत होनी है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर सरकार को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिंता करनी चाहिए कि मोदी साहब शायद कोई भविष्य को लेकर के ही अपना प्लान बताएंगे। जो हो चुका उसको को लीक पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब तो हमारे पास जो बचा है उसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आगे का प्लान क्या कर सकते हैं, उसमें हम एनर्जी कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए। योगेंद्र जी देखिए योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीछे की गलतियां जो हैं उनको अब एक बार भूल जाना चाहिए, लेकिन ये भूली तभी जाती हैं जबकि शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति एकदम अपने उन सारे पूर्वाग्रहों को त्याग करके देश के सामने आए, तब ये बातें होती हैं कि जो राजनीति से ऊपर उठ करके काम हो जाता है। जैसे हिटलर के सामने चर्चिल ने राष्ट्रवादी एक सरकार बना करके उसका सामना किया और हिटलर को हरा दिया था, वैसा ही कुछ ऐसा करिश्माई लीडरशिप आप दिखाने की आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी ये नहीं दिखा सकते तो आने वाला समय हमारे लिए तो दुर्गति वाला है ही, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार के लिए भी बहुत दुर्गति होने वाली है, ये आप निश्चित मान लीजिए। चलिए आके साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, इस वैक्सीन के बारे में भी सोचे और हाल और देश की अर्थव्यवस्था बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बारे में इंडस्ट्री सभी जो यहाँ के इंडस्ट्री है उनको विधिवत चालू करवाएं, मजदूरों को मजदूरी मिले, किसान वर्ग को भी कैसे अपन पैकेज दे सकते हैं राज्य सरकार से मिलकर, केंद्र सरकार के मिलकर इसके बारे में, क्योंकि ये कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। इस लड़ाई को अपन साथ रह के अपने को कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं, इस आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, इसके बारे में मोदी जी को कुछ पैकेज देने की या किसान वर्ग के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचने की, देखने की जरूरत है। और इसमें राज्य सरकारों को भी पूरा साथ सपोर्ट कर अपने जहां भी जितने भी इंडस्ट्रीज है वो विधिवत चालू हो, नियमों के अनुसार चालू हो और सोशल डिस्टेंसिंग से चालू हो, उसको मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह का यूज करके कैसे उनको चालू कर सकता है, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जा सकता है, उसके बारे में आज पैकेज की जरूरत है या इसके बारे में सोचने की जरूरत है। या बाहर की इंडस्ट्री को कैसे देश में ला सकते हैं, राज्यों में कैसे उसको कर सकते हैं, उसमें कैसे नियम कानून को कैसे अपन सेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं सोच सकता हूँ अगर इंडस्ट्री बाहर वाली इंडस्ट्री, विदेशों वाली इंडस्ट्री, चाइना की या दूसरे राज्यों से अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था देश की बहुत अच्छी होगी और अच्छा मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी और यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। चलिए, इस प्लान को लेकर के आपको उम्मीद और भरोसा है कि मोदी साहब इस पे विचार कर सकते हैं। चलिए सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार, कुछ ऐसा बताइए आप तो कि हाँ ये मोदी साहब चर्चा कर सकते हैं, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो सकती है, या अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई कोरोना वॉरियर्स का स्वागत कराएंगे आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। प्लान को लेकर के चर्चा है, हर व्यक्ति यही कयास लगा रहा है कि मोदी कर क्या सकते हैं। तो चलिए आप बता दीजिए क्या उम्मीद की जा सकती है, ये होना चाहिए और ये हो सकता है। जी मोदी साहब। देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन में वांछित छूट है वो दी जानी चाहिए जी। इंडस्ट्री को वापस पटरी पे लाने के लिए उसको राहत पैकेज तुरंत दिए जाने चाहिए। 50 दिन आज इंडस्ट्री को बैठे हुए हो गए और आप इस तरह के आदेश जारी कर रहे हो कि साहब मजदूरी उनको दोगे, आप बिजली के बिल भी आप भरोगे और आप
अपना ब्याज भी भरोगे, सभी कुछ जो है व्यापारी इंडस्ट्री रहेगा तो वो अपनी इंडस्ट्री चालू नहीं कर सकता। चाहोगे ना आप केंद्र सरकार, योगेंद्र जी, केंद्र ये लोग गाँव में आएंगे ना तो लोग इनसे झगड़ा करेंगे, बिजली के बिल माफ नहीं कर पाए, दूसरे राज्यों में बिल भी माफ किए हैं, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, और ये सभी केंद्र के भरोसे बैठे, सब केंद्र के भरोसे। आप भी तो राज्य चला रहे हो, आपको भी कुछ सोचने की जरूरत है। आप केंद्र की कर रहे हो, आप राज्य सरकार की कर रहे हो। राज्य सरकार को तो सर्टिफिकेट पहले ही मिल चुका कि राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये सर मोदी साहब से क्या उम्मीद करते हैं आप? तो मोदी जी ने बताइए, समय कम है मोदी साहब, दूसरे मोदी साहब समय कम है, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं मिलेगा सुशील मोदी साहब, आप तो वो बताइए कि जो हाँ, उद्योगों को तुरंत राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरी ये है, लॉकडाउन में वांछित छूट दी जानी चाहिए, जो बंद उद्योग हैं उनको चालू कराने की प्रयास किए जाने चाहिए। मजदूरों को, जो मजदूर उन उद्योगों में लगे हुए हैं उनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने घर जाने की जिद नहीं करें। जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री चालू हो जाए और उनको रोजगार मिल जाए, जिससे कि यह आवागमन जो है वो थोड़ा कम हो सके। किसानों को राहत दी जाए, मजदूरों को जो बेरोजगार हैं उनको राहत दी जाए, नरेगा में काम के और विकल्प खोजे जाएं। जैसे एक सुझाव आज आया था कि साहब फॉरेस्ट एरिया में पौंड खोदने की इजाजत दी जाए, अगर केंद्र सरकार दे तो मनरेगा का काम का दायरा बढ़ सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकता है, मनरेगा में संख्या बढ़ सकती है। जो मजदूर बाहर से आएंगे उनको भी हम तुरंत एक रोजगार नरेगा के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे कि वो गांव में आकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो ये मजदूरों के लिए किया जाए। ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे जो खड़ी लगाते हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, नाई हैं और खोमचे वाले हैं, इन लोगों के लिए केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे कोई न कोई योजना ला करके और उनकी सहायता करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि ये जो एक अलग तबका है जो मजदूरों के उस श्रेणी में नहीं आता, किसानों की श्रेणी में नहीं आता, व्यापारी की श्रेणी में नहीं आता, तो उनको इससे राहत मिलेगी। तीसरा, ये जो दुकान शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में समय कम है, मैं दो लोगों से सवाल उठाऊंगा, शॉर्ट में बताइए सर। तो उनको भी खोलने की एक फेज मैनर में शुरुआत की जानी चाहिए कि 1 नंबर से 50 नंबर तक की दुकान। मैं मोदी साहब रोकना चाहूंगा, मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, बहुत शॉर्ट में जानना चाहता हूं कि एटलीस्ट मोदी साहब को इस बात पे तो चर्चा करनी चाहिए क्या? ऐसा एक बिंदु अगर बात करें हम तो किस पे चर्चा, किस पे करनी चाहिए आज? देखिए, 3 चीजों पर मोदी जी को जरूर बोलना चाहिए कि देखिए उनका क्या अनुमान है कि अब कोरोना की लड़ाई हम कहां तक लड़ सकेंगे और किस हद तक हमको किस तरीके से अब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अब पीछे की जिम्मेदारी सारी की सारी और श्रेय सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने ओढ़ रखा है। तो अब आगे की लड़ाई के बारे में भी असफलता भी, उनका हार भी उन्हीं के गले में जाने वाला है। तो एक तो कोरोना की लड़ाई आगे कैसे जाएगी उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी, अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर वो क्या सोचते हैं और किस तरह की मदद वो कर सकते हैं, इस पर उनको बात करनी चाहिए। तीसरे, जो कोरोना की लड़ाई के लिए जो आर्थिक मदद उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट की है, करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया तो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो हैं इंस्टीट्यूशन से उनसे कलेक्ट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो कोरोना कोष है उसके अंदर पैसा उन्होंने लिया है, प्लस रिजर्व बैंक से उससे पहले करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इसी पर्पज से लिया था। तो ये बहुत सारा फंड अभी तक अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज करने का क्या प्लान है ये देश के सामने रखना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए श्याम जी, आखिरी सवाल है आपसे, ऐसा क्या लग रहा है कि हमारी चर्चा में छूटा हो और जो मोदी साहब जिस पे बोल सकते हैं, या जनता उस मोदी साहब से रात 8 बजे उम्मीद करती है कि एटलीस्ट मोदी साहब को इस पे विजन अपना पेश करना चाहिए, दिखाना चाहिए और इस पे चर्चा जरूर हो, ऐसा क्या लगता है आपको? मैं बहुत कम समय में चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि केंद्र सरकार एकदम से सारी घोषणाएं कर देगी तो अर्थव्यवस्था के पास पैसे की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए पैसा दी। 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है अब तक हमारे यहाँ।
तो हम उसको पटरी पे कैसे लाएंगे अर्थव्यवस्था को, ये सबसे बड़ी संकट का विषय है। संकट का विषय ये, जैसे कल मुख्यमंत्रियों से बात की है प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी मांग भी रखी है कि किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को चेंज करते हैं। उसके आधार पर अभी गाइडलाइन भी तय कर दी है। अभी देखिएगा कि रेलों को कैसे चलाएंगे। अब गुड्स ट्रेन तो चल ही रही थी, उससे वो तो चल रही थी, लेकिन अब हम प्लेन को कैसे चलाएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं को वापस से, अब दुकानें कैसे खुलेंगी, दिन में खुलेगी। अगर हम पटरी पर अर्थव्यवस्था को नहीं ला पाएंगे तो हम वो स्थिति में नहीं आ पाएंगे वापस। ये बात तो सही है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, उसको बनाने के लिए कुछ साल लगेंगे, एक दिन में 2 दिन में होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको मिलजुल करके, केवल एक व्यक्ति आप देखिए प्रधानमंत्री के पास सलाहकारों की राजनीतिक तौर पर कमी है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के पास तो 2 जसवंत सिन्हा हुआ करते थे और जसवंत सिंह हुआ करते थे, 2 सलाहकार थे। प्रधानमंत्री जी के पास अरुण जेटली सबसे चले गए हैं, तो उनको बराबर की सलाह देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री को भी अपने राजनीतिक सलाहकार के रूप में खड़े करने पड़ेंगे। आप देखिए स्वदेशी की बात जो हो रही थी, अब स्वदेशी की बातें नहीं हो रही है। श्याम जी रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, तो चलिए सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मोदी जी 8 बजे बोलेंगे क्या, लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या होगा, देश का वो विजन क्या होगा कि हम कोरोना के बीच लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, हर व्यक्ति यह जानना चाहता है। आई थिंक उसी पे मोदी साहब चर्चा भी कर सकते हैं और करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।